हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकी फिजिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है। तो आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स लॉज ऑफ मोशन में थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कितने क्लासेस होते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, फिर उसके बाद अगला पोर्शन जो होगा उससे, और इस तरीके से एरिया सेगमेंट्स में। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है। तो प्रॉब्लम हमारा ये है यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा ये है जो आपके स्क्रीन पे है अभी। तो एक सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, जिसके साथ एक पुल्ली अटैच्ड है, दैट इज विच इज मूवेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक मास है और एक ट्रॉली है। इस मास का वेट है, यहाँ पे मास है 3 kg और इस ट्रॉली का मास है 20 kg। और ये जो स्ट्रिंग इनके बीच में, आप इसको बेल्ट, वो जो भी आपको ठीक लगे, ये जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसकी एक खास बात है जो मैंने पहले भी आपको, अगर आपको याद होगा, जब हम कॉन्स्टेंट मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कनेक्टेड मोशन में कि इसकी कंडीशन को एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इलांगेट या कंप्रेस नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं, जितना ये मूव कर रहा है उतना ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, लेट अस सी। What is the acceleration of the block and trolley system shown below? यानी कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। ऑब्वियसली इस साइड में मूव करेगा, इस साइड में डिपेंड्स अपॉन आवर फोर्स, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि दो सरफेस के बीच में वो होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो हमें गिवन है। यहाँ पे ट्रॉली और सरफेस के बीच में 0.04 है। ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, क्या है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को हमने समझ लिया। अब हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे। गिवन क्या है, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू K इज इक्वल टू 0.04, या आई वॉज कंफ्यूज कि ये 0.4 मत है, तो यहाँ पे 0.04 गिवन है। मैं यहाँ पे M1 को कंसिडर करूँगा 20 kg, M1 उसी को कंसिडर करूँगा जो बड़ा वाला है। M2 इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को देख लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। तो लेट अस सपोज मैं दूसरा पेन यूज करूंगा, टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन। अगर यहां पर देखेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब इसमें एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, तो मैं यहां पे एक एजम्पशन लूंगा, as the string is non-extendable, then acceleration in M1 is equal to A1 is equal to A2 is equal to A। यानी कि जो मास 1 में एक्सेलरेशन होगी वो मास 2 में भी एक्सेलरेशन होगी। तो उसको हम एज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू A।
तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कुछ भी, तो वो किसके बराबर है, मास किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू F1 विल बी इक्वल टू M1 A1, या और सेम केस F2 विल बी इक्वल टू M2 A, क्योंकि हमने दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, M1 A, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, M2 A। देखो यहाँ पे मैंने खुद से एज्यूम किया कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंसिडर किया यहाँ पे। अब अगर मेरा साइन, देखो इसको मैं नेगेटिव, अगर जो मैं एज्यूम करूंगा साइन यहाँ पे, अगर वो मेरा उल्टा आया तो दैट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन फिर अलग साइड में है, ठीक है। तो अभी हम इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे कि ये जो मास है ये नीचे जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या लिख सकते हैं फिर, अभी देखो ये जो मास है इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg, ठीक है। इसका भी मास होगा, दैट विल बी mg, और यहां से एक रिएक्शन भी होगा, ठीक है, r। ये दोनों का काम है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी दिखा रहा हूं। नाउ ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ मासेस। तो यहाँ मैं एक चीज भूल गया, देखो जब ये यहाँ पर इस साइड में मूव करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड में लगेगा, अपोजिट साइड में। तो इस साइड में है Fk। तो अभी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, लेट अस सपोज ये मास 1 है और ये मास 2 है। तो इस साइड में है M1A, तो मैं उसको डायरेक्टली लिखूंगा 20A। इस साइड में है Fk, ठीक है। अभी और क्या है, टेंशन है इस साइड में, टेंशन भी इस साइड में है। अभी ये दो चीजें लिखो आप या ना लिखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा 20G, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है रिएक्शन R, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इसको हटा दूं, ठीक है। ये हो गया फॉर मास 1 फॉर M1, ठीक है। अभी दूसरे पे जाते हैं। दूसरे में क्या है, नीचे वेट है यानी कि 3G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है टेंशन, ठीक है। और क्या है, नीचे की तरफ ही है 3A यानी कि ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेम तरीके से मैं यहां से इसको भी मिटा दूं, तो मैं अब फोर्स बैलेंस लिखूंगा। तो पहले मैं इसका लिखूंगा, R क्या होगा, R विल बी इक्वल टू 20G। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी मैं क्या लिखूंगा, T माइनस Fk दैट विल बी इक्वल टू 20A। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा, यानी कि ये जो टेंशन है, टेंशन और ये टेंशन माइनस Fk, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, ये वाला एक्सेलरेशन नेट फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। अभी अगर हम इस वाले पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर M2, ठीक है। तो क्या है मेरा, इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी मेरी, T माइनस 3G विल बी इक्वल टू 3A। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई यहाँ पर। अब देखो, सिंस Fk अपॉन R इज इक्वल टू म्यू K, so which implies Fk will be equal to म्यू टाइम्स R, बट R किसके बराबर है, 20G, यानी कि Fk will be equal to म्यू K इंटू 20G, ठीक है। तो पुट Fk in equation 2
वी गेट, क्या मिलेगा हमें, T माइनस 20G म्यू के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20A। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला, सो मुझे यहाँ पर एक देखो ये भी है, ये वैल्यू भी है हमारे पास, तो मैं आपकी ईज के लिए इसे थोड़ा और T इज इक्वल टू 0. या हाँ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 0.04 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 20A। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ए। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ए कामा टी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, वी ऑलरेडी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं हम, T माइनस 3G इज इक्वल टू 3A, 3A विच इम्प्लाइज T विल बी इक्वल टू 3G हो गया 30 हमारा, 30 प्लस 3A। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी रखूंगा। अभी देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, वी हैव इक्वेशन विथ, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, अगर आप गौर से देखेंगे A है और T है, बाकी सारे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पुट किए, इसमें भी है T और A। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व मतलब अगर दो वेरिएबल्स अननोन्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस है, सो पुट T इज इक्वल टू 30 प्लस 3A इन A, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, T की जगह पे डालते हैं 30 प्लस 3A, दैट विल बी इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 20A। तो अभी मैं क्या करूंगा, A वाले एक साइड में लूंगा, कॉन्स्टेंट्स दूसरे साइड में लूंगा, यानी कि इसको इस साइड में कर देता हूं, इसको इस साइड में कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, 30 माइनस 0.04 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 20A माइनस 3A यानी कि 17A, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू, अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A का वैल्यू आपको मिलेगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं इस तरीके से भी लिखूंगा, देखो 4 2 जा 8 -1 -2 की 8 यहाँ पे इसका आएगा, 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपकी लिखूंगा 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 17A, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 30 माइनस 8 22/7, 22/17, जस्ट ए मोमेंट। तो ये हमारा वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस में कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है कैलकुलेट करने में, तो वो चीज़ आप खुद देख सकते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा आपको ये समझाना किस तरीके से अप्रोच क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, अभी हम पुट A इज इक्वल टू 22/17 इन इक्वेशन B, वी गेट, क्या है हमारी इक्वेशन, T इज इक्वल टू 30 प्लस 3A, T इज इक्वल टू 30 प्लस 3 इंटू 22/17 विच इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 27.2 मीटर। तो बी केयरफुल,
आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में। तो इस तरीके से ये वाला अप्रोच इस तरीके से है। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर, A block of mass m is equal to 2 kg is placed on the floor। ठीक है, इस फ्लोर पे रखा हुआ है ये मास, जिसका मास है 2 kg। द फ्लोर वेयर म्यू एस, यानी कि इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4। इससे आगे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। इस पे 2.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन मास इज इक्वल टू 2 kg, म्यू एस क्या है 0.4, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझानी है, जो कि काफ़ी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है। अभी हम देखेंगे कि ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वजह से ये मूव करेगा या नहीं करेगा। मूव कब करेगा, जब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा या उसके ऑलमोस्ट, मतलब उससे ज्यादा ही होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, या उसके बराबर, एटलीस्ट उसके बराबर। द ब्लॉक, इसको नोट के तौर पे यहाँ पे आप रख सकते हैं, द ब्लॉक विल मूव ओनली इफ applied force is greater than the frictional force। ठीक है, ये नोट के तौर पे, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि मूव करेगा या नहीं करेगा, वहां पे हमें सिंपल बताया गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स आप मेजर करो। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में याद रहे। तो किस तरीके से हम लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, हमें पता है एफ एस, यहाँ जो भी एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस, विच इम्प्लाइज एफ एस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एम जी। ठीक है, अब ये हमें गिवन है सब कुछ। सो एफ एस मी इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 ही ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, 7.84 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 7.84, बट F is equal to 2.5 Newton. Hence, F is less than Fs, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो इससे कम है। That means block will not move। तो मेरा यही इंटेंशन था इस क्वेश्चन को दिखाने का, सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको बताने के लिए। द ब्लॉक विल मूव ओनली इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। इस चीज को आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से है। ये एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है। इसको माइंड में रख लीजिए। अब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या है। ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक।
यानी कि ये वाला जो है इसका मास है 4 kg, ये दूसरे ब्लॉक पे रखा गया है। ऑफ मास 5 kg, यानी कि नीचे वाले का 5 kg। एंड द ब्लॉक बी रेस्ट्स ऑन द स्मूथ फ्लोर, यानी कि ये जो बी वाला नीचे वाला है ये एक स्मूथ फ्लोर पे है। फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी, अब पूरा देख लेना। अब अगर हम इसको स्लाइड करना चाहेंगे ए को बी के ऊपर, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसको मूव करने के लिए हमें 12 न्यूटन रिक्वायर्ड है इसके ऊपर। अभी इसके मूव करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसके, यानी कि इसको मैं ऐसे धक्का दूंगा ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी कि सिनेरियो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये बी अपनी जगह रहेगा, तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात हो रही है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाउ मच फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी, यानी कि इस बी पे हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट बोथ ए एंड बी विल मूव टुगेदर, यानी कि ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर हम इसके ऊपर फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ गिर जाएगा, तो फोर्स हमें इस पे अप्लाई करना है सो दैट बोथ ए एंड बी विल मूव टुगेदर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, और हमें एक्सेलरेशन, यानी कि जब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी। ठीक है, अब इस तरीके की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या हमारा गिवन, लेट अस सपोज मैं इसको एम ए और एम बी रखूंगा। ठीक है, एम ए कितना है हमारा 4 kg, एम बी कितना है हमारा 5 kg। ठीक है, तो एफ ए कितना चाहिए हमें इसको मूव करने के लिए ओवर बी, दैट इज 12 न्यूटन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि दोनों जो, तो उसको हम ऐसे रखेंगे, एंड एक्सेलरेशन, एंड ए हैज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो, फॉर मास एम ए, ठीक है, मास एम ए पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक तो ये फोर्स हो रहा है यानी कि एफ ए। अब इसको यहाँ पे आप दिखाओ, या आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, सेम केस। ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा इसका, एम जी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगा इसका, आर होगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में होगा, एफ। ठीक है, यहाँ मैं एफ एस लिखूंगा इसको। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू एम जी। तो इसका मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, वो चीज़ आप जानती ही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, F is equal to Fs, that is equal to mu times R, which will be equal to mu times R कितना है mg। अभी देखो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएंगे, अगर ये थोड़ा इंक्लाइंड या स्लाइड में होता तो तब ये यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफरेंट होते, तो ये जो रिएक्शन हमारा होता है ये कुछ डिफरेंट होता है, लाइक कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, तो इसमें कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं है। तो यानी कि एफ ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। तो मूवमेंट कर रहा है तो के लिखेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैं एस को पता नहीं क्या समझ के लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन एफ एफ, या लेट अस कीप इट एज इट इज। तो हमें गिवन है ऑलरेडी 12 इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एम, कितना है इसका है 4, और लेट अस सपोज जी को इसी तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो विच इंप्लाइज
म्यू के इज इक्वल टू 3/g, यानी कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। इट इज बिटवीन द टू बॉडीज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट बॉडी पे, ठीक है। जो हमें पूछा जा रहा है एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अब हमें इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसकी की हमें बात करनी है। अभी देखो, इसको हमें फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको हम रखेंगे एफ ए प्लस बी, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस साइड में, एफ लेट अस सपोज F2 में इसको रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कर रहा है F1, लेट अस सपोज विच वन मैं इसको F1 रखता हूँ, ठीक है। तो एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अभी दोनों का मिला के है ना, तो उस तरीके से मैं लिखूंगा म्यू टाइम्स R1 प्लस R2। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे म्यू के इंटू M1G प्लस M2G, ठीक है। which implies FA plus B is equal to म्यू के इंटू जी इंटू M1 प्लस M2। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या डालेंगे 3/g इंटू जी, ये दोनों गए 4 प्लस 5। सो हमें एफ ए प्लस बी कितना आएगा 27 न्यूटन, यानी कि हमें 27 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से फिर से समझो। ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो भी इसको पीछे की तरफ रेजिस्ट करेगा, ठीक है। उस वजह से दो डबल फ्रिक्शन फोर्स इसी वजह से सम हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस F is equal to ma, so which implies A is equal to F upon M। बट यहाँ पे M कितना है, M1 प्लस M2 है इस चीज का, क्योंकि दोनों की बात हो रही है जब दोनों साथ में जा रहे हैं। सो A is equal to 27 upon 4 plus 5 that will be equal to 3, which implies A is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन में मैं जाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है प्रॉब्लम में, अ पार्टिकल ऑफ मास m rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the particle move by applying minimum possible force F. Find the magnitude and direction of the force। यानी कि इस तरीके से है कुछ। लेट अस सपोज एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, तो इस पे कोई मास m है, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इस पे हमें मिनिमम फोर्स वो कितना होगा, हमें वो बताना है कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट इट कैन मूव, यानी कि एट लीस्ट इट इज अ मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम पॉसिबल फोर्स हमें बताना है कितना होगा ताकि हम इसको उठा सके और इसको मूव करें, यानी कि इसको इस तरीके से मूव करें। यानी कि पहले जब बंदा इसको उठाएगा तो वो तो उठाएगा ना इस तरीके से, यानी कि हम लेट अस सपोज कि कम फोर्स अगर हम इस तरीके से उठाएंगे फिर ले जाएंगे, तो
पहले हम ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं। अब अगर दूसरी तरीके से इस साइड से यानी कि ड्रैग करके, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूअसली रहेगा। तो हम ना तो इस साइड से, ना तो ऊपर पहले इसको उठाएंगे, ना इस तरीके से ले जाएंगे। हम इसको इन द मिडल कोई एंगल कंसिडर करते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे कि वो एंगल कितना होगा। लेट अस सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका बनाता हूं, एक्स और वाई, ठीक है। लेट अस सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। क्यों लेके जा रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेट अस सपोज दैट इज एंगल थीटा, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स एफ। अब देखो ये जो एफ है, समझना यहां पे एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, वाई यहां पर है। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा फिर, एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। और क्या क्या फोर्सेस यहां पे अप्लाई होंगे, नीचे की तरफ क्या होगा हमारा वेट कंपोनेंट यानी कि एम जी, ऊपर की तरफ क्या होगा रिएक्शन आर। अब जब मूव इस साइड में कर रहा है तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा एफ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे बन गया। तो लेट अस डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, लेट अस गेट रिड ऑफ दिस एफ। तो मैं यहाँ पे इजी बनाने के लिए इस तरीके से करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरा सारा काम हो गया इन चीजों का। अब मुझे सिर्फ फोर्स बैलेंस लेना है और फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स है। अगर हम इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहां पे क्या है मेरा, एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये एफ अलग है, ये वाला अलग है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये है अप्लाइड फोर्स। सो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो क्या क्या आएगा मेरा, एफ साइन थीटा प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू एम जी। फिर से यहां पे देखो, एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इस एफ को, फ्रिक्शनल फोर्स को। ये एम जी जो है इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो रिएक्शन कंपोनेंट, रिएक्शन फोर्स, दूसरा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो सिंस एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे स्टैटिक है, सो विच इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स आर, और लिख सकता हूं मैं एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट तो यहां पे ही इस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करके, आर विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन न हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एफ एस लिखूंगा, ठीक है। ओके डन। सो पुट, यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस वाले इक्वेशन को एफ एस को लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, लेट अस सपोज दिस इज 2 डैश एफ कॉस थीटा, तो बट एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस, विच इंप्लाइज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। सो तो फिर हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पर, म्यू एस इंटू आर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू टाइम्स आर इसके बदले, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा।
ठीक है, बट आर इट सेल्फ इज इक्वल टू, बट आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. सो पुट इन दिस, सो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. तो अभी हम क्या करेंगे, म्यू एस एम जी इसी साइड में रखेंगे, तो इसको मैं इस साइड में ले जाऊंगा, म्यू एस एफ साइन थीटा प्लस यहाँ पे अपना है एफ कॉस थीटा. तो इन दोनों के बीच में एफ को कॉमन ले लेता हूं मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ये हमारा एक्सप्रेशन है, और मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा. तो ये है इक्वेशन. अब देखो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं किस तरीके से क्या होगा. देखो अभी ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या है, म्यू एस है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, जी दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. अब यहाँ पे सिर्फ खेल किस चीज का है, खेल है यहाँ पर. सो आई एम सॉरी कि मेरा माइक जो है वो इसका बैटरी डाउन हो गया था, सॉरी. सो अभी हम इस इक्वेशन को फिर से इसको एग्जामिन करते हैं, तो इसी से हमें पता चलेगा कि फोर्स कब कम होगा और कब ज्यादा होगा. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे म्यू एस ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, एम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जी इसको चेंज नहीं कर सकते. अभी क्या है, सिर्फ है थीटा. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी मैक्सिमम. अगर ये जो क्वांटिटी है टोटल, अगर इसको हमें कम बनाना है, दैट मीन्स दिस शुड बी मैक्सिमम. ठीक है, दैट इज ऑब्वियस थिंग. सो दैट मीन्स for force to be minimum cos theta plus mu s sin theta should be maximum. ठीक है, जितना ये बड़ा होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, ये क्वांटिटी को लेस बनाएगा. अगर हम दूसरे एंगल से अब देखेंगे, अभी यहाँ पे एक और चीज है, ये जो क्वांटिटी है इट विल बी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें पता है, अच्छे से क्लासेस किए होंगी पहली जिसमें मैंने दिखाया था, तो ये क्वांटिटी जो है इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, मैक्सिमम कैन बी 1, सो इट विल बी ऑलवेज. देखो ये जो है इसको और छोटा बनाएगा. सो लेट अस सपोज क्या हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा म्यू साइन इज इक्वल टू 0. इसको 0 के बराबर होना चाहिए. तो ये अब कब होगा 0, तो अभी हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स cos थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 0. तो अभी हम क्या करेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स cos थीटा, और हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, तो विच इम्प्लाइज व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, देन फोर्स अप्लाइड विल बी मिनिमम. So
अगर हम इसको और थोड़ा सा देखेंगे तो देखो यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। बट अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन b, यानी कि p ये है, b ये है। तो यहाँ पे हमें p की जगह क्या है, म्यू है, b की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे म्यू है, 1 है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, लेट अस सपोज दिस इज OAC, OC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1, और लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ये होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो विच इम्प्लाइज साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू, सॉरी, 1 upon under root of 1 plus mu square. So since f is equal to mu s mg upon cos theta plus mu times sin theta, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इसको, f will be equal to f s mg अंडर रूट ऑफ cos थीटा की जगह क्या डालेंगे, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू अपना ही रहेगा, और क्या आएगा, एक और म्यू आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये दोनों इस तरीके से हम करेंगे, क्या लेंगे, f विल बी इक्वल टू म्यू s mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये जो है दिस is the minimum amount of force required, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैंने सिर्फ फोर्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स को इसको सिंपलीफाई करने के लिए यूज़ किया, बाकी पहले ही हो चुका है, ठीक है। अभी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें डायरेक्टली ये बताएगा जो हमने निकाला, सिंस tan theta is equal to mu, which implies theta is equal to tan inverse of mu will be the direction of the force। तो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन भी आज डाउन हो रहा है, उसकी बैटरी 1% है। सो थैंक यू, कल हम अगले पोर्शन पे जाएंगे। होप किया था, मैंने सोचा था एक और प्रॉब्लम इसमें हो जाए, लेकिन टाइम डिड नॉट परमिट। सो आई होप कि इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो इसमें, आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं क्लास नोट्स और अपडेट्स क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी होगी उसमें मैं बताऊंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इन लेक्चर्स को, इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मेरा भी कॉन्फिडेंस होगा, तो मैं और बेटर होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।